प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैं इस वक्त हन्ना के इलाके में मौजूद हूँ। बलूचिस्तान का दूर दराज इलाका, ये आपको हन्ना की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और इन पहाड़ियों के दामन में बसता ये गांव किली हाजी गुल मोहम्मद, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। घर तो गिरे ही हैं। इससे पहले जो घर हमने आपको दिखाए थे वो कच्चे घर थे। इससे पहले जो देहात मैंने आपको बलूचिस्तान में दिखाए हैं वो कच्चे देहात थे। कच्चे घरों पर मुश्तमिल देहात सफाई हस्ती से मिट चुके, लेकिन इस गांव में पक्के घर गिर गए। और सिर्फ घर ही नहीं गिरे, इस पूरी बेल्ट पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सेब है, बागात के बागात तबाह हो गए हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको ये बाग नजर आएगा जो सेबों का बाग था। इसमें कुछ सेब अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन अब ये सेब मंडियों तक नहीं पहुंच सकते। एक तो इस बाग को तबाह कर दिया इन पत्थरों ने, जो कि यहाँ पर सैलाब बहा कर लाया है, और बेशतर सेब जो है वो बारिश जो सैलाबी पानी है उससे तबाह हो गए, और जो दरख्तों पर लगे हुए हैं ये भी अब किसी काम के नहीं रहे, जो मुझे बताया गया। इसकी तफसील मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन हन्ना का ये इलाका, आप इस पूरी बेल्ट पर चलते जाइए, रास्ते में आपको तबाही के आसार नजर आएंगे। घर गिरे हुए नजर आएंगे, नदी के किनारे खंबे टूटे हुए नजर आएंगे, पुल तबाह हो गए हैं, और सेबों के बागात तबाह होने से जितना बड़ा नुकसान हुआ है इसका अभी तखमीना भी नहीं लगाया जा सका। ये वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब है जो दूसरे मुल्कों में जाता है, लेकिन अब इसको कि यहाँ से इसको चुन के मकामी मंडियों तक भी पहुँचाना मुमकिन नहीं रहा। तो अगर आपको दिखाते हैं कि सूरत हाल इस वक्त क्या है और क्या वजह है कि ये बाग इस तरह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, तो ज़रा मेरे साथ आइए, मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। रास्ते में हमें बहुत से बागात नज़र आए जो बिल्कुल जिन पर फल झड़ चुका था, यानी सैलाबी रेला बहुत ज़ोर के साथ, पूरी ताकत के साथ आया, टकराया और दरख्तों से सेब तोड़ कर बहा ले गया। और जो दरख्त हैं उन पर सिर्फ आसार बाकी रह गए कि ये सेब का बाग हुआ करता था। लेकिन ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, इसमें फिर भी कुछ सेब लगे हुए हैं, कुछ फल लगा हुआ है। ज़मीन पर अगर आप देखें तो बहुत सारा फल सैलाब की वजह से ज़ाया भी हो गया है, लेकिन कुछ सेब दरख्तों पर लगा हुआ है। अच्छा, दूसरा मसला यह है कि आप देख रहे हैं कि बागों में इस तरह से बजरी नहीं हुआ करती, पत्थर नहीं हुआ करते, लेकिन बागों में तो पत्थर घुस आए हैं। सैलाब इन पत्थरों को बहा कर लाया और यहाँ पर बागों में पत्थर छोड़ गया। अब मसला क्या है, ये सेब मंडियों में आप क्यों नहीं जा सकते? ज़रा यहाँ काकड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मसला है? अब ये सेब आप इनको तोड़कर बागों से चुनकर मंडियों तक क्यों नहीं ले जा सकते? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यहाँ पे जो सैलाबी रेला है उसने एक तो दरख्त गिरा दिए, दूसरा जो मड्डी पानी होता है वो सेब के दरख्त को नुकसान इस तरह देता है कि ये सेब गिरना शुरू हो जाते हैं, और सेब का जो जूसी सेब होता है उसका जूस ख़त्म हो जाता है। चूँकि हमारे सेब एक्सपोर्ट क्वालिटी के सेब थे, ये खलीज कंट्रीज़ में UAE, कतर, ओमान, सऊदी अरबिया, ये वहाँ उस पूरे हन्ना का ये जितनी बेल्ट है ये सारा सेब बाहर जाता है। जी हाँ, ये बाहर जाता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब है। क्योंकि हमारा सेब जूसी और इसका जो मयार है वो बाकी सेब से ज़्यादा, और इसका लॉन्ग लास्टिंग सेब जिसको आप कहते हैं, ये ज़्यादा शेल्फ लाइफ ज़्यादा है इसकी। जी हाँ। तो लेकिन इस वक्त इस सेब की ये कंडीशन हो चुकी है कि ये लोकल मार्केट में 20 रुपये किलो भी नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि ये एक तो गिर चुके हैं और गिर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अभी जो इसके मटेरियल है, ये इसका जो करेट, जो पेटी हम बोलते हैं, उसका यहाँ पर लाना, हमारी सड़कें तबाह हो गई है। इसकी अभी अपना टाइम और मियाद जो है इसका मुकम्मल हो चुका है। सेब का ये मसला होता है कि जब इसका टाइम पूरा होता है तो ये गिरना खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं, चूंकि इसका वजन ज़्यादा हो जाता है और जूस इसमें ज़्यादा होता है, तो ये गिरना शुरू हो जाता है। ये पक जाता है तो गिरेगा वो। जी हाँ, जो पक जाते हैं वो नीचे गिर जाता है। उस सेब को हम अपनी ज़बान में कचरा सेब कहते हैं। कचरा सेब जो है वो 10 रुपये किलो या 15 रुपये फ़ी किलो वो सिर्फ फैक्ट्रीज वाले लेते हैं जो जूस निकालते हैं। आपने इसको गिरने से पहले उतारना होता है, पैक करना होता है। जी, ऐसे पहले उतारना होता है, चूँकि इसका टाइम अब गुजर गया। हमारे यही अभी ये हफ्ता पहले इसका टाइमिंग पूरा हो गया था, लेकिन अभी हमारे रास्ते बंद हैं और ये सेब गिरना शुरू हो रहे हैं। हमारे इस बाग में तकरीबन 850 दरख्त थे जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो गए सैलाब की वजह से। और आपके का कोई तखमीना है कि पूरी इस बेल्ट पर कितने बागात तबाह हुए होंगे? जी, तकरीबन तखमीना तो हम फ़िलहाल नहीं लगा सकते। तकरीबन 80% हमारे बागात तबाह हो गए। जो हमारे वादी हनौड़ा का एरिया जहाँ पर सेब के फल के दरख्त थे, वो तकरीबन 80% से बाग जो है वो तबाह हो चुके हैं। ये देखिए जी, जो मंज़र आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये अब सेब जो तैयार है वो गिरना शुरू हो गया है, और गिरने के बाद वो
गल सड़ रहा है, ये किसी काम का नहीं रहेगा ये सेब जो है। और इसी तरह से अगले चंद दिन में शायद जो दरख्त पर आपको नज़र आ रहा है ये भी गिर जाएगा। ये सेब मकामी मंडियों में भी नहीं पहुंच पा रहा। उसकी वजह यह है कि इनको न तो आमदोरफ्त के रास्ते में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जिस रास्ते से गुजर के मैं आया हूँ वहाँ से ट्रक नहीं आ सकते। ये सेब मंडियों में नहीं ले जाया जा सकता। जो इनको पैक करने के लिए मटीरियल है वो दस्तयाब नहीं है। और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब है वो बाहर नहीं जा सकता। तो ये अगर आपको मैं आगे ले जाऊंगा, अभी ये देखिए घर भी तबाह हो गए। पहाड़ी के दामन में वाक़या ये गांव है, इसके सिर्फ आसार रह गए हैं। अब इस वक्त मलबा उठाया जा रहा है ताकि दोबारा से घर बनाने का कोई सामान किया जा सके। बीचों बीच ये बागात हैं, बीचों बीच ये घर हैं। इंतहाई खूबसूरत इलाका था ये हन्ना का, कि जब आप सोचिए सेबों के बागात के बीचों बीच रिहाइशें थीं और दरमियान में से एक नदी गुजर रही थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ये नदी इतनी बेरहम होगी कि ये इस गांव और इन जो बागात हैं इनको क्रॉस करते हुए पहाड़ों तक चली जाएगी और सब कुछ तबाह कर देगी। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि हन्ना के इलाके में क्या हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा पहाड़ी पर लेकर आया हूं ताकि दिखा सकूं कि ये एक दर्रा है, बुनियादी तौर पर एक वैली है। उस तरफ भी आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, जहां मैं खड़ा हूं ये भी पहाड़ है। तो पहाड़ों के बीच में ये एक नदी बहती है, उसके अतराफ में गांव है, देहात हैं, रिहाइशें हैं और दोनों तरफ सेब के बागात हैं। जो बागात 80% तबाह हो गए हैं। देखने में ये बहुत खूबसूरत इलाका है। पहाड़ों के दरमियान में वाक़ई एक वादी है, लेकिन ये वादी अब तबाही का मंजर पेश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 80% से ज़्यादा घर भी तबाह हो गए हैं और 80% बागात भी तबाह हो गए हैं। तो ये सूरत हाल है जी इस गांव की, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वादी के साथ हुआ क्या है, इस पर गुजरी क्या है। और फिर इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है, क्योंकि अब 7 दिन हो गए, ज़्यादा अहम बात यह है कि अब होगा क्या आगे, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या होगा, ये जो बागात तबाह हो गए हैं दोबारा कैसे लगेंगे। बहुत सारे तो दरख्त जड़ से उखड़ कर बहकर चले गए। आगे हम आपको दिखाएंगे कि दरख्त बहकर कहाँ पहुँच गए हैं, और जिनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में रह भी गई हैं उनका भी फल झड़ गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि बलूचिस्तान के इस इलाके हन्ना में हालात क्या हैं। देखिए ये हाल हुआ है जी सेबों के बागात का। ये सेबों के जो दरख्त हैं ये जड़ से उखड़ गए हैं। इतना खौफनाक तूफ़ान यहाँ पर आया था, इतनी खौफनाक सैलाब आया था कि ये पूरे दरख्त यहाँ से, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जिस मिट्टी पे मैं खड़ा हूँ, ये बाग हुआ करता था। और ये देखिए ये जो दरख्त हैं ये 15 से 20 साल लेता है एक दरख्त तैयार होने में, 15 से 20 साल लेता है, और उसके बाद ये फल देना शुरू करता है। ये जो बागात थे इसको फल देते हुए भी तीसरा ही साल था, यानी आप सोचिए कि इनकी 15-20 साल निगहदाश्त की गई, उसके बाद ये तीसरा साल था फल देते हुए कि ये तबाह हो गए हैं। अब अगर दोबारा यहाँ पर बागात लगाने हैं तो ये 15 साल लगेंगे इसको दोबारा फल देने में। और हालत देखिए कि आप पानी कितना ताकतवर होगा कि ये जो दरख्त है ये जड़ से उखड़ चुका है। ये देखें इतना ताकतवर दरख्त ये जड़ से उखड़ गया है, और इस पर जो लगा फल था ये इस तरह से ज़मीन पर गिरकर ख़राब हो गया। ये देखिए इस तरफ फल सारा, इस पर लगा हुआ फल, ये बड़ा दरख्त था, इसका फल तबाह हो गया। और अगर आप इस तरफ देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से बागों के बाग उजड़ गए हैं, और इस बाग को बसने में दोबारा 15 से 20 साल लगेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। यहाँ पर लोगों का जो ज़रिया मुआश था वो यही सेबों के बागात थे। बहुत सारे लोग यहाँ से लाखों रुपए सालाना कमाकर अपना घर चलाते थे, और उनकी गुज़र औकात इन्हीं पर हुआ करती थी। अब ये पानी तो उतर गया, ये घर भी शायद बन जाएंगे, लेकिन ये जो रोज़गार का ज़रिया और ये पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर मुतासर हुई है। और ये 1-2 बागात नहीं हैं, 850 जो दरख्त हैं वो तो सिर्फ इस बाग में थे। इसके अलावा आगे अगर आप चलते जाइए
तो इस तरह के न जाने कितने बागात हैं जो सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं, और जो इक्का दुक्का दरख्त आपको बीच बीच में खड़े नज़र आ रहे हैं वो भी अगला फल नहीं दे सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अब ये इन दरख्तों को चूँकि पानी नहीं मिलेगा, सेब के बागात पानी मांगते हैं, इनको चूँकि पानी नहीं मिलेगा तो ये अगले 10-15 दिन में या थोड़े ही अरसे में सूख कर ख़त्म हो जाएंगे, और चूँकि ये ख़त्म हो जाएंगे तो नए सिरे से दरख्त लगाना पड़ेंगे। तो बहुत बड़ी आफत है जो हन्ना के इस इलाके में आई है। प्रोफेसर ज़ाउल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि ये नदी तो बज़ाहिर अभी बड़ी हमें छोटी सी मालूम हो रही है, जिसमें थोड़ा सा पानी है, ये कहाँ तक इसका पानी चढ़ गया था उस दिन? देखिए, ये 26 अगस्त को जो पानी आया था, 36 घंटे बारिश होने के बाद ये पूरा नदी, ये पूरा गांव ये बहा के ले गया है। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये पहाड़ तक ये पानी पानी ही था, और ये घरों में पानी जमा हो गया था। इस नदी पे फ्लड प्रोटेक्शन वाल न होने की वजह से लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो फ्लड प्रोटेक्शन वाल बनाया था वो सब नदी अपने साथ बहा के ले गया। 26 अगस्त को जो सैलाबी रेला आया था उसने ये पूरी तबाही मचाई कि इस पहाड़ तक ये पानी गया। ठीक है, ये पहाड़ जरा दिखा भी दें, वो पहाड़ आप जरा देख लें, उस पहाड़ तक पानी चढ़ा है और इस गांव के लोगों ने पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपनी जानें बचाई हैं। ये नदी वहां तक बिफरी और रास्ते में आने वाले पूरे गांव को तबाह करती हुई चली गई। तो आप लोग सब जब ये सैलाब आया तो पहाड़ पे चढ़ गए थे? जी हाँ, इस वक्त जब सैलाब आ रहा था हमें लोगों ने इतला दी तो 10, 15, 20 मिनट के अंदर हमने लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, गाड़ियों में और पैदल मोटरसाइकिलों पे। यहाँ से जो नीचे आबादी थी जो कि सैलाबी रेले के तहत आ रही थी, तो हमने ऊपर पहाड़ पे ले गए, कुछ जो पहाड़ पे घर थे या खेमे थे वो इनके लिए लगाए और इनको रेस्क्यू कर दिया। इसके अलावा पूरी तौर पर रिलीफ का काम हमने ये किया कि यहाँ जो फैमिलियाँ थी, यहाँ जो घर थे, उनको जो ऊपर पहाड़ों पे थे घर, उनको हम वहाँ अपने घर में लेके उनको वहाँ रखा ताकि कम से कम जानी नुकसान यहाँ का न हो सके। साहब ये बताएं कि अब ये जो बागात तबाह हुए हैं, ये दोबारा इसी शक्ल में लाने में कितना अर्सा लगेगा? आपको मालूम है कि सेब का दरख्त काफ़ी अरसा मांगता है, तकरीबन कोई 8-10 साल में ये फल देना शुरू कर देता है। होते होते सही फल देने के लिए इसको 15 साल चाहिए होते हैं। आज तकरीबन कोई 15-20 साल तक दोबारा, वो भी उस वक्त जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ होगा लोगों को और मशीनरी आएगी और बाग साफ होंगे। ये बाग एक दफ़ा पूरा आपको ख़त्म करना पड़ेगा, नए सिरे से पौधे लगेंगे। जी हाँ, ये बाग पूरा ख़त्म करके नए सिरे से पौधे इसलिए लगाने पड़ेंगे कि यहाँ पर ये आप देख रहे मिट्टी बजरी वगैरह सब भरा हुआ है। तो ये जो दरख्त बाकी बच गए हैं ये फल नहीं दे सकेंगे, अब ये मर जाएंगे। ये बिल्कुल मर जाएंगे। आपको पता है कि दरख्तों के लिए अच्छी साफ सुथरी मिट्टी की जरूरत है, और ये पूरे बाग और जमीनें जो है इस वक्त पत्थरों से भर गई हैं और पत्थरों से भरी हुई है। तो इसलिए साफ मिट्टी डाल के नए सिरे से इन बागों को आबाद करके फिर नए सिरे से इनके पौधे लगाने होंगे और लोगों को और गवर्नमेंट को लोगों को रिलीफ देने की ज़रूरत होगी। ये देखें जी, गवर्नमेंट को पुकारा जा रहा है, हुकूमत के पास जो पैसे आए हैं उसको मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर ख़र्च किया जाएगा। तो उन्हीं में से शायद एक ये भी है, क्योंकि इसका इम्पेक्ट ना सिर्फ इन लोगों की मुआश पे पड़ता है बल्कि पाकिस्तान की जो मुआश है, ये पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इसको जितनी जल्दी इनिशिएट किया जाएगा इन बागात की बहाली का काम, उतनी जल्दी पाकिस्तान के लिए, यहाँ के गाँव के लोगों के लिए, इस पूरे इलाके के लिए और बलूचिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर अगर आप किसी से कहें कि भाई तुम सेब इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, तो वो कहेगा कि ये भाई हन्ना उड़क का सेब है। तो ये है वो हन्ना और ये सड़क सीधी उड़क की तरफ जाती है। और इस पर अगर आप मेरे साथ साथ चलते जाइए तो आपको पूरी बेल्ट पर ये सेब के बागात नज़र आएंगे जो अब तबाह हो गए हैं। तबाह होने की वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वजह यह है कि ये देखिए, सैलाब का पानी जब यहाँ बागात में दाखिल हुआ है तो वो बड़े बड़े पत्थर बहाकर इस मिट्टी पर ले गया है और अब ये जो दरख्त हैं ये तबाह होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये कुमलाने लगा है। ये दरख्त शायद हफ्ता 10 दिन में मर जाएगा क्योंकि इसको पानी नहीं मिलेगा। इसकी जड़ें नंगी हो गई हैं, पत्थर इसके ऊपर आ गए हैं। तो जो सैलाब यहाँ पर आया है उसने कुछ भी महफूज नहीं छोड़ा।
ये बागात तबाह करने के साथ साथ घर भी तबाह किए हैं। ये आपका घर है? जी सर, ये हमारा घर। तो ये पक्का घर था कि कच्चा घर था? नहीं सर, ये कच्चा घर था। और ईंटों का काम भी हुआ हुआ है इसमें? नहीं, ईंटों का काम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये घर जो है वो जब सैलाब आया तो पूरी तरह से गिर गया? जी, पूरी तरह से गिर गया। और ये छत थी, ये जहाँ बच्चा खड़ा हुआ है? जी, ये भी छत है कमरे का। और इसके नीचे सामान भी है? हाँ, सामान भी पड़े हुए। अभी ये जो मजदूर लगाए हुए हैं ये सामान निकाल रहे हैं? जी जी, सामान निकाल रहे हुए बस। क्या सामान निकाला अभी तक आपने? बस थोड़ा सा कपड़े में भी निकाला है और कुछ नहीं निकाला है। अच्छा, हाँ। तो कोई कीमती चीजें भी थी आपकी जो दब गई हैं? जी जी है, इधर वो क्या बताए, जेवरात भी इधर ही पड़ा था। अच्छा, और थोड़ा सा पैसे था वो इसी में दबे हुए हैं? जी, इधर ही दबे हुए। अच्छा जी जी। यार ये कह रहे हैं कि ये छत गिरी है, इसी के नीचे इनके जेवरात भी दबे हुए हैं और इसी के नीचे इनके कुछ पैसे नकदी इन्होंने रखी हुई थी तो वो भी इस कमरे में दब गई है। तो अब इन्होंने एक साइड से खुदाई का काम शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता ये सामान निकाल के बाहर रख रहे हैं जो सामान इनको मिल रहा है। तो देखें कि ये अब इसको दोबारा बनाएंगे? इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि अब ये लोग आ जाए, हमारे घर बनाए। हुकूमत से दरख्वास्त। हाँ, देखें हर शख्स यहाँ पर बलूचिस्तान हुकूमत को पुकार रहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत सामने आए, घर बनाए, इनकी मदद करे। और अब तो एक और बहुत बड़ा, क्योंकि ये बेल्ट मैंने आपको बताया कि बागात हैं, तो ये बागात तबाह हुए हैं, शायद इनको दोबारा उगाने के लिए और इनका रोज़गार पैदा करने के लिए हुकूमत को आगे आना होगा, वरना ये लोग यकीन मानिए कि सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि इनका जो ज़रिया रोज़गार है वो यही है। बलूचिस्तान में सड़कों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब आप जिधर को चले जाइए, जहां जहां से पानी की कोई छोटी सी गुजरगाह भी मौजूद थी, वहां भी सड़कें बह गई हैं। अब ये छोटी सी नदी हुआ करती थी जो पहाड़ के दामन में बहती है, ये नदी जब ओवरफ्लो हुई है तो उसके बाद न पता चल रहा है कि नदी कहाँ है, न पता चल रहा है कि सड़क कहाँ है। ये रास्ता जो है ये 7 दिन तक बंद रहा है और बंद रहने के बाद अब ये कुछ मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है, तो ये कल इस रास्ते को खोला गया है और यहाँ से गाड़ियाँ आने जाने लगी हैं। अगर आप इस तरफ को चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि आगे एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन कोई शख्स अजनबी, मुझ जैसा अजनबी कह नहीं सकता कि यहाँ सड़क भी हो सकती है। तो इस तरह के हालात हैं। अब यहाँ पर एक दीवार तोड़ के किसी का, शायद किसी का रकबा था, उस रकबे में से सड़क गुजारी गई है या डाइवर्जन बनाई गई है। ये जो सड़क जाती थी बुनियादी तौर पर, ये सड़क तबाह हो गई है और ये जो गाड़ियाँ यहाँ से अब गुजर रही हैं, ये किसी के रकबे में से डाइवर्जन दे के जगह बनाकर गुजारा किया गया है। तो ये जो आप सारी चीज़ देख रहे हैं, ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। बड़े बड़े पत्थर आए, सैलाब इनको बहा कर लाया और ये रास्ता जो है वो वहाँ तक बंद हो गया। अब आप देखिए, इधर बागात हुआ करते थे, ये बागात का क्या बचा है ज़रा आप इस तरफ अगर देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पौधे गिर गए हैं, दरख्त जो है वो झड़ गए हैं, टूट गए हैं, कुछ यहाँ सड़कों पर बहकर आए हैं, न जाने कहाँ कहाँ से बहकर आए हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो ये एक दरख्त कहीं से बहकर आया है और इस खंबे से टकराया है, ये खंबा टूट गया है, बिजली का निज़ाम तबाह हो गया है। यहाँ पर अब बिजली नहीं है, न जाने कब ठीक होगी, और ये दरख्त पता नहीं कहाँ से बहता हुआ आया है। तो ये रास्ता जो है, ये सड़क यहाँ हुआ करती थी और अब ये सड़क यहाँ मौजूद नहीं है, बैठ गई है। और कब बनेगी ये कुछ कह नहीं सकते कि ये तामीर कब होगी। तो देखिए जी, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वो रास्ता है, ये वो सड़क है जो पहले सड़क हुआ करती थी। ये आप यहाँ से गुजरते हैं, कहाँ रहते हैं आप? हम कोटा शहर में रहता है, उधर कोटा शहर में हम टैक्सी ड्राइवर है, 35 साल हुए। अच्छा, आप टैक्सी ड्राइवर हैं? हम टैक्सी ड्राइवर है, बहुत अरसी सामग्री आना है, अब पिकन करना, अभी इतना इसका नक्शा बदल कर रहे। हम भी नहीं पहचानते। ये रास्ता था, ये रास्ता था, ये देखो ये रास्ता था, ये तो सारा लुक का वो टुकड़े नजर आता है, देखो ये बिल्कुल हम नहीं पहचानता है बाबा, ये वो अनवड़क है। इतना बदल के, इतना सारे वो पानी में दरम बरम के सारे। तो ये तो अब तो यहाँ नदी बह रही है, पानी कहाँ से? ये अभी तक पानी, यहाँ नदी का पानी इधर से आ रहा है, उस तरफ से बारिश का पानी आ रहा है, उस तरफ से आ रहा है। ये नदी बनाया, ये रोड सारा टूटा फूटा के सारा, ये बाकी ये सारा तो खत्म करे। ये देखो, आप खुद देख रहे हैं, ये सारा रोड का टुकड़े पड़ी है। ये देखें जी, ये सड़क हुआ करती थी और कम से कम ये 4 फुट नीचे चली गई है और टूट फूट गई है।
इसके कुछ आसार नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत कि ये सड़क थी, लेकिन अब ये सड़क कब बनेगी ये मालूम नहीं है। इधर से गाड़ियाँ जो है वो डाइवर्जन लेकर दूसरे रास्ते से जा रही हैं। ये सड़क ये एक टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में आप जहाँ को चले जाएँ वहाँ पर ही तबाही का ये आलम है। जगह जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। पुल टूटे हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स टूटी हैं, सड़कें बह गई हैं, रास्ते ख़त्म हो गए हैं, कई जगह पर खोले गए हैं, लेकिन बेशुमार जगह ऐसी हैं जहाँ पर अब भी जाने का रास्ता मौजूद नहीं है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। मुकम्मल तौर पर चले ना कहिए तो ज़्यादातर जगहों पर हम देख रहे हैं कि तबाह है। इस इलाके में तो मुकम्मल तौर पर तबाह है। अब ये देखें, जैसे ये एक खंभा गिरा हुआ है, ये जड़ से उखड़ गया या बुनियाद से उखड़ गया आप इसे कहिए। और अगर आप यहाँ देखें, एक तो इस खंभे ने रास्ता रोक दिया है पहले आगे जाने का, और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ से गुजर जाएं तो आगे ज़मीनी रास्ता नहीं है, सड़क टूट गई है, रास्ता ख़त्म हो गया है। तो देखिए ये पानी किस शिद्दत के साथ यहाँ पर आया कि रास्ते को बहा कर ले गया, और यहाँ पर जो गांव देहात थे वो सब तबाह हो चुके हैं। तो हालात बलूचिस्तान में जगह जगह हमें ऐसे ही देखने में आ रहे हैं। कहीं पर खंबे टूटे हैं, कहीं पर सड़क टूटी है, कहीं पर घर गिर गए हैं, कहीं बागात तबाह हो गए हैं। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं जी? जी सर। कहाँ रहते हैं आप? इसी यानी अच्छा, तो ये सड़क जो है वो पानी इसको क्रॉस करके कहाँ तक गया था? सर ये अंदर किले के घरों के अंदर घुस गया। अच्छा। घरे तोड़ दिया, उजाड़ दिया, कमरे तोड़ दिया, तकरीबन 70 से 80 कम ज़्यादा, लेकिन घर उजाड़ गया। लेकिन अभी तक रास्ता नहीं है सर। टीम बहुत आ रहे, MP आ रहे, सब कुछ आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन उन लोगों की वजह से बाहर है ये चीज़ लगे हुए। अभी तक रास्ता बस टूटा फूटा बना हुआ है। मोटरसाइकिल का जो रास्ता है वो बना हुआ है अभी तक। ये तो जाहिर है एक तिजारत का मरकज भी है, क्योंकि यहाँ तो से सेब जो हैं वो गाड़ियों में लोड होकर मार्केट में जाते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान भर में नहीं जाते बल्कि दुनिया भर में जाते हैं। तो ये रास्ता खोलना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सेब में तो सर खैर है, वो तो सारा सिस्टम ख़त्म किया हुआ है। बाग माग ले कर गया था। अच्छा। बागों के अंदर घुस गया पानी घुस गया। हाँ जी सर। और लेकिन अभी तक उड़क तक रास्ता नहीं है। हाँ, उड़क तक रास्ता नहीं है। उड़क तक रास्ता नहीं है। मोटरसाइकिल का हल्का फुल्का गुजारा होता है। लेकिन हर कोई के साथ न कोई मोटरसाइकिल है, न किसी के पास साइकिल भी नहीं होता है। गाड़ियाँ तो गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ, गाड़ी ना जान नहीं जा सकते। रास्ता बहुत ख़राब है सर। तो कितने दिन लगेंगे? कुछ कहा गया है कि कब तक ये ठीक होगा, रास्ता बनेगा, आप लोग जा सकेंगे आगे? सर बहुत लोग आ रहे जा रहे, बस तस्वीरें खींच रहे, वीडियो बना रहे। बस टीम आ रहे, NGOs आ रहे, अलखिदमत वाली आ गया, सर सब कुछ आ रहे। लेकिन ये उन लोगों की वजह से बहुत बाहर है। अच्छा सर रोड ये देखो, रोड की हालत है। हाँ। खंबे तोड़ गया, सर नीचे गिर गया, कुछ नहीं है। अभी तो लोग बहुत सख्त मुश्किलात के सामने। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ये देखें जी, इस साइड पर आप देखें तो ये बाग भी तबाह हो चुका है। ये पीछे पहाड़ी है अन्ना की, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दूसरी तरफ भी पहाड़ियाँ, तो ये एक दर्रे की शक्ल में है, एक वैली है। बलूचिस्तान के इस इलाके हन्ना उड़क में 7 दिन पहले सैलाब आया था। मैंने आपको दिखाया कि बागात तबाह हो गए, घर टूट गए, सामान बह गया। जहाँ पर इस तरह से तबाही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, सड़कें बह गईं, खंबे टूट गए, वहाँ पर कई ऐसी गाड़ियाँ हमें जा बजा मिलती हैं जिसको सैलाब बहा ले गया। अब ये गाड़ी जो है ये एक नई गाड़ी थी और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। आप देखें ना, इसका इंजन बचा है, ना इसका डैशबोर्ड बचा है, ना इसकी सीटें बची हैं, ना इसकी डिग्गी का कुछ बचा है। ऐसा लगता है कि शायद ये सदियों से हालात के थपेड़े सह रही हो और न जाने कब से इस पर तबाही गुजर रही हो, तब जाकर इसका यह हाल होगा। नहीं जनाब, एक सैलाब ने इसको ऐसा कर दिया है, और इसको हर तरफ से जहाँ से आप देखें आप यकीन नहीं कर सकते कि किस शिद्दत का यह सैलाब होगा कि ये गाड़ियों को बहा ले गया। सामने भी एक गाड़ी खड़ी है जिसका कुछ बाकी नहीं बचा है। अब ये गाड़ी जो है वो ये आपकी गाड़ी है? हमारा गाड़ी है। इधर हमने गैरेज बनाया है। अच्छा। गैरेज के साथ पानी ले गया, फिर वो पुल नहीं है, हाँ, वो उधर से लाया क्रैंक में, ये पानी के साथ बहकर आगे चला गया। आगे चला गया। अच्छा। फिर तो उधर सरकारी लोग नहीं है जो क्रैंक में के लाया, हाँ, उधर से इस तब हमारे से लाया। तो इसमें बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा है। सारा देखो क्या हालात है। ये कौन सा मॉडल गाड़ी थी?
ये तकरीबन 6 मॉडल था, अच्छा, वो तो 18 मॉडल था। 18 मॉडल। हाँ, अच्छा, वो भी तबाह हो गई पूरी। भी वो कहाँ गई थी बह के? वो दोनों उधर है, उधर से बह के आगे चली गई। आगे चले गए। वहाँ से आप उठा के इसको लाए हैं यहाँ पर हाँ। और इसको मुरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करेंगे? अभी तो ये वजन से हिसाब में ले जाएगा, अच्छा, तोल के बिकेगी? तोल के बिके। ये ठीक नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे ठीक होएगा? सार चीजें मिजे बिल्कुल पानी ले गया। अच्छा, हाँ, इंजन वगैरह कुछ नहीं बचा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, ये देखें जी, इसमें आप हालात देखें इसके, अगर आप आकर देखें तो ये गाड़ी जो है वो कह रहे हैं कि ये वज़न के हिसाब से जाएगी, तोल के जाएगी, ये गाड़ी अब चल नहीं सकती, आप इसको ठीक नहीं कर सकते। ये बिल्कुल जो है वो ये कचरा है, ना इसका डैशबोर्ड बचा है, ना इसका इंजन बचा है, ना इसकी बॉडी बची है, ना इसकी सीटें बची हैं, इसमें कुछ भी नहीं बचा। और ऐसी ही एक गाड़ी वहाँ आगे खड़ी है, वो 18 मॉडल गाड़ी है और उसके भी वही हालात हैं। तो ये देखें जी, इस गाड़ी के हालात आप देख लें कि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो अब सलामत नहीं बची है। तो किस शिद्दत का सैलाब यहाँ पर आया, और ये गाड़ी ये कह रहे हैं कि यहाँ गैराज में खड़ी थी और इनको कई किलोमीटर आगे से मिली है, वहाँ तक इसको पानी 6 किलोमीटर आगे से। अच्छा, कितना? 6 किलोमीटर? जी, 6 किलोमीटर आगे से मिला है ये गाड़ी, फिर क्रैंक में लेके आया है यहाँ पे। 6 किलोमीटर आगे से गाड़ी इनको मिली है, फिर इसको उठाकर यहाँ लाए हैं और अब इसको किसी कबाड़ी को बेच देंगे। ये एक गाड़ी नहीं है सर जी, तकरीबन 50-60 गाड़ी आगे भी है, कई बागात में पड़े, कई नदी में पड़े। 50-60 गाड़ियाँ? हाँ, 50-60 गाड़ी है जो उस रात को सैलाब में बह गई थी? हाँ जी जी, उसी और रात सबकी यही हालत है? सबकी यही हालत। अच्छा। बिल्कुल कबाड़ी हो गया, तोल के हिसाब से बेचने। अच्छा, हाँ। ये 50-60 गाड़ियाँ हैं जो कबाड़ हो गई और ये तोल के हिसाब से बिकेंगी। तो ये हालात हैं जी। बलूचिस्तान में सैलाब अपनी तबाही की दास्तान सुना रहा है और ये हर गांव देहात, गाड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बागात, कोई चीज़ भी बची नहीं है। शायद बची है तो इन लोगों की जान बची है, कोई हलाकतें तो नहीं हुई? बचा हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। बाकी जो बागात है तकरीबन 150 घर है, इंशाल्लाह इसी तरह का होता है। 150 घर बिल्कुल ख़त्म हो गए। 150 घर यहाँ पे इस गांव में ख़त्म हो गए? हाँ, हर घर में 3-3, 2-2 खामखा गाड़ी भी खड़ी थी, मोटरसाइकिलें भी खड़ी थी, ये सब चला गया। अच्छा, कई घर गिरा तो जाहिर है गाड़ी भी उसके नीचे आ गई? जाहिर बात है, गाड़ी भी उसके नीचे भी है, नदी में भी छुप गया। कई ऐसे गाड़ियाँ भी है नदी में बह गई? बह गई, हाँ। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, ये पता ही नहीं लग रहा है। नहीं जी, ये हालात हैं। अब देखें कि इन लोगों के हालात पर रहम कौन खाता है और हालात कब ठीक होते हैं। अभी जो गाड़ियां मैंने आपको दिखाई हैं वो इस गैराज में खड़ी हुई थी। आप कहेंगे कि गैराज कहाँ है यहाँ, ये तो नदी बह रही है। जी जनाब, ये गैराज हुआ करता था जिसके कुछ कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। ये गाड़ियाँ इस गैराज के अंदर खड़ी थी। पहले गैराज गया, फिर गाड़ियाँ गईं और गाड़ियाँ 6 किलोमीटर आगे से मिली हैं और गैराज का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कभी गैराज हुआ ही नहीं करता था। ये इसकी बुनियाद की कुछ कूट छींटें नज़र आती हैं यहाँ पर और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये जगह जी जहाँ गैराज था? जी यही जगह था, बिल्कुल यही, बिल्कुल सीलिंग वाला जगह तो बना जब हुआ आपने अगले दिन आकर देखा तो आप तो ढूंढ रहे होंगे गैराज कहाँ गया? नहीं, नज़र नहीं आ रहा था हमें, वो जगह नहीं मिल रहा है कि भाई कौन सी जगह पे गैरेज था, कौन सी जगह पे दुकानें था। अच्छा, सारा दुकानें भी थी यहाँ पर? हाँ, घरों का भी इसी तरह हालात है सर जी, जैसे ये नदी देख रहे हैं, गाँव का भी इसी तरह हालात है। गाँव मिट गया, सामान बह गया। सामान, आप सोचें कि जब गाड़ियाँ बह गई तो छोटे छोटे सामान का, किसी के जेवरात बह गए, किसी की नकदी बह गई, किसी की जानवर बह गए, तो उनका क्या हुआ होगा जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और इतना बड़ा गैराज यहाँ से सफाई हस्ती से मिट ही गया, ख़त्म हो गया, है ही नहीं है, तो बाकी चीज़ों का क्या हुआ होगा। खुशकिस्मती से ये लोग अपनी जानें बचाने में कामयाब रहे और इस गांव में कोई हलाकत नहीं हुई, लेकिन बचा कुछ नहीं है इसके अलावा। ये एक चौड़ी सड़क है, 2 रोया सड़क है, मेन सड़क है, मेन शाहराह है और कई गांव देहात हैं आगे जिनकी तरफ सड़क लेकर जाती है, लेकिन कई जगहों से इसकी हालत ये है कि इसका निशान मौजूद नहीं है। जहाँ से अब एक गाड़ी बमुश्किल गुजर सकती है, लेकिन कई आगे ऐसी जगह है जहाँ से एक गाड़ी भी नहीं गुजर सकती और सड़क बिल्कुल टूट चुकी है। ये रास्ता जो आप इस तरफ देख रहे हैं, ये रास्ता हन्ना झील की तरफ जाता था
लेकिन अब इसका ज़मीनी रास्ता कट चुका है। अब यहाँ से अगर आप हन्ना झील जाना चाहते हैं तो आप पैदल तो जा सकते हैं, लेकिन कोई गाड़ी यहाँ से जा नहीं सकती। तो अब आपको लगेगा कि हम किसी दरिया पर खड़े हैं या ऐसे सूखे हुए दरिया पर खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दरिया नहीं है, ये सड़कें थीं, ये रास्ता था, और अब यहाँ पर चूंकि सैलाब के साथ पत्थर बहकर आए हैं तो अब ऐसा मालूम होता है कि ये कोई सूखा हुआ दरिया है जहाँ से पानी या आबी गुजरगाह है जहाँ से पानी गुजरता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये शाहराएँ हैं, सड़कें हैं जो बलूचिस्तान की टूट फूट गई हैं। ये वो गैस पाइपलाइन है जो कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों को गैस सप्लाई करती है, और ये 12 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन आप देख रहे हैं। ये ज़मीन में 6 फुट गहराई में और बाज़ जगहों पर 4 फुट गहराई में ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, और अब सैलाब के बाद ये एक्सपोज हो गई है। ये जिस जगह मैं बैठा हूँ इससे 4-5 फुट ऊपर यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी, वो सड़क गई, उसकी जो ज़मीन है वो सब बह गई, और ये पाइपलाइन जो है ये एक्सपोज हो गई है। ये अब आप देखिए, ये उस जगह से आपको दोबारा नज़र आ रही है कि ज़मीन के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से जो है ये सब एक्सपोज हो गई है। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको सड़क के कुछ आसार यहाँ पर दिखाई देंगे, और ये छोटी पाइपलाइन जो है वो सड़क के अंदर आपको जाती हुई नज़र भी आएगी। तो ये पूरी जो जगह है ये एक सड़क हुआ करती थी, अब चूँकि सड़क बह गई तो अब इसको रास्ता बना लिया गया है गाड़ियों की, ये गुजरगाह बन गई है आर्जी तौर पर। पीछे मशीनरी लगी है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन न जाने ये दोबारा रास्ता कितने अरसे में बहाल होगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, ये इस इलाके के रहने वाले हैं। क्या हुआ जी, इस इलाके के साथ हुआ क्या? अरे इधर इतना पानी आया, पूछो मत, ये फुल सारा टूट किया। अच्छा, ये हमारे किले पर पानी आया सारा। क्या नाम है इस किले का? इस किले का कचमोड़ किले नासरान। अच्छा, हाँ, हमारे किले को सारा बर्बाद कर दिए भाई, सारा ये रोड मोड, ये सड़कें टूट गई, घर तबाह हो गए। सारा तबाह, न पानी है हमारा, न बिजली है, न गैस है, कुछ भी नहीं है हमारा। गैस तो हमने देखी, ये पाइपलाइन तो बाहर आ गई है, बाहर आ गया हमारा, अभी तक भी गैस नहीं है, गैस नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है भाई, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने दिन से बिजली नहीं आ रही यहाँ? यार कितना दिन, 8 दिन हो गया। 8 दिन से बिजली नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है भाई, सब हम तबाह है भाई। बच्चे क्या कर रहे हैं फिर? बच्चे क्या है, अभी भी हम कसम में हमने भाई अभी 12,500 रुपये में टांकी मंगाया भाई, अभी घर में खाली किया। तो ये काम वाम हो रहा है कुछ? एक गाड़ी तो हमें लग रही है, अभी हमको पता नहीं चले, पता नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई। इधर बहुत बड़ा पानी आता है, हाँ, बहुत बड़ा था। अभी इधर हम लोग बोले कि इधर एक डाला डाले बड़ा, फिर दोबारा पानी आ गए। देखो उधर से लेकर वो दीवार से लेकर उधर तक सारा जगह गिरा है। इतना पानी आ रहा, जैसे कराची वाला सैलाब नहीं ऐसा पानी आ रहा था। अभी हमारा सरकार से एक ये मुतलबा है कि हमारे लिए इधर से एक डाला बनाए। क्या बनाए? डाला वो पत्थरों वाला डाला नहीं, बड़ा वो बनाए, और ये पुल मूल बनाए, और रास्ता खोलें। रास्ता नहीं, रास्ता तो खोलेगा दोबारा, अगर दोबारा सैलाब से बचने के लिए दोबारा पुल बना दें, पुल बना दे, और ये डाला बना दे सारा। ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये, हाँ ये मुतालबा है। अच्छा जी, आप पानी रुक जाए और हमारा कोई मसला नहीं, इधर हमको ऐसा भाई इसे मत के यहाँ पर एक पुल बना दें, अभी गुजरगाह बना दें, ताकि दोबारा सैलाब आए तो इनके घर ना डूबे। अब मैं आ गया हूँ कोयटा के इलाके नवा किली में। यहाँ ये शहरी इलाका है, या आप कह लीजिए कि शहर का नवाही इलाका है, शहर का हिस्सा है। यहाँ पर पुख्ता मकानात थे और ये ज़मीन बोस हो गए हैं, जैसे किसी ने कोई डायनामाइट लगा के इनको उड़ाया हो। ये देखिए, ये घर है, ये पीछे घर है, ये तबाह हो गया है। इधर वाला घर देखिए, ये ज़मीन बोस हो गया है। ये नदी के किनारे पर बनाए गए घर थे जहाँ पर पानी नहीं आता था, लेकिन अचानक पानी आया, सैलाब आया, और इतना आया कि इन तमाम घरों को बहा ले गया। अगर आप इस नदी के साथ साथ चलते जाएं तो आपको बेशुमार घर ज़मीन बोस हुए मिलेंगे जो रहने के काबिल नहीं हैं, और ये पुख्ता तामीरात हैं, पक्के घर हैं, सीमेंट और ईंटों से बनाए गए घर हैं, उनका ये हशर हुआ है। आपको मैं लेकर चलता हूँ ज़रा, अगर कोई मकीन यहाँ पर हैं, इस घर के रहने वाले हैं, इन घरों के रहने वाले हैं, उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या है, उन पर क्या बीती है। तो ज़रा वहाँ जाकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। क्या हुआ जी इन घरों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास कर पे 92 का इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ कहीं तक तो पहुँचाई होगी। हम ये हुआ ये कि सर यहाँ पर अचानक वहाँ पे इन लोगों ने पिछली तरफ से बाग की तरफ से नाले को कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा। आगे से कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा। नाले का मुंह बंद है। लोग रिश्वतें ले लेकर जो है ना उनको कुछ बोलते नहीं है। उन्होंने सारी आबादी की तरफ जोर किया हुआ था। अच्छा। वहाँ से पीछे से पानी जो कुदरती आफत है वो तो कोई भी नहीं रोक सकता है। जो आफत आई उस आफत ने हम लोगों को भी लपेट में ले लिया। हम बचे हुए थे, सेफ थे, नाले से हम काफ़ी दूर हैं। समझिए वो नाला एक छोटा, ये स्कीम जो है, ये पूरी स्कीम जो है ये कानूनी तौर पे बनाई गई है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें कोई मसला नहीं है सर। ये नाले पे तो नहीं बनाई गई। अगर मसला है या नहीं है, मैं एक मजदूर कार आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, कोई पेंशनर है, कोई बेवा है, समझिए ना, उन्होंने लिए, उनको क्या पता है? तहसीलदार, पटवारी, कानीगो, डीसीओ, कमिश्नर, इनका काम है ना कि अगर कोई बना रहे तो उसको आगे खड़े करें। ये तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं? ठीक है, तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो नाले का मुंह बंद किया गया उसकी वजह से पानी ने जोर इधर मारा। हाँ, बाग वाले ने सेट हमारी तरफ जोर कर दिया, उधर वालों ने कर दिया। क्या अंदाजा आपका कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर, कितने घर गिरे? तकरीबन यहाँ पर सर 27 से 30 घर गिरे और मुतासिर हुए हैं, और बाकी ये प्लाट वगैरह मुतासिर हुए हैं। पीछे बेचारे हमसे भी गरीब लोग हैं। जो हम देख रहे हैं कि पत्थर पड़े हुए हैं हर जगह पर, ये सैलाब आने से पहले ऐसा नहीं था। नहीं सर, ये आप प्लॉट्स की शक्ल में था। सर आप गूगल पर इसकी तस्वीर देख लें, गूगल आपको दिखा देगा, सारा नक्शा, सारा सिस्टम दिखा देगा। रोड से सीवरेज थी, समझिए ना, वो गैस की पाइप जा रही है, सारा निज़ाम था। अगर ये अनऑथराइज्ड जगह थी, ये लोगों की आवाज़ें हैं ये प्रॉपर्टी माफिया की, कि अगर अनऑथराइज्ड जगह थी तो फिर आपने गैस की पाइप क्यों भिजवाई? बिल्कुल सही बात है। बिजली का कनेक्शन क्यों दिया? बिजली का कनेक्शन क्यों दिया? हमें इंतकाल क्यों दिया? हमें इमारत बनाने क्यों? आपका घर कौन सा है? सर ये मेरा घर है। ये आपका घर है? यहाँ पर फैमिली आबाद थी, 5-6 साल से रह रहे थे। फिर मेरे साथ ये रहने के काबिल तो नहीं रहा सर। आप खुद ही अंदर से देख सकते हैं, अगर रहने के आप इसको मरम्मत करके कर सकते हैं या ये खतरनाक हो गया? खुद ही देख लें, जायजा ले लें। अगर मुझे तो डर लग रहा है इसके अंदर जाते हुए। डर लग रहा है तो मुझे भी ऐसी, मैं बच्चों को यहाँ पर रखूंगा। नहीं रख सकते तो आप देखिए। कहाँ शिफ्ट किए बच्चे फिर आप? बच्चे अभी हम खुले आसमान के नीचे हैं सर। हमें ना कोई एक गिलास पानी तक की इमदाद नहीं मिली है। ना हमारे पास कोई ये तो कोयटा शहर का हिस्सा है, तो कोयटा के अंदर अगर इमदाद नहीं मिली तो फिर कहाँ मिली होगी? कहीं भी नहीं मिली है सर। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नाकिस है, बिल्कुल फेल है। जब ये फंस जाते हैं तो इनको आवाम याद आ जाती है, आवाम हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। और जब हम आवाम खतरे में तो आवाम के पास कोई भी नहीं आ रहा है। हर एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक मंजूर काकड़ साहब और एक सिकंदर एडवोकेट साहब जो हस्ब इख्तलाफ लीडर है, वो हमारे पास आए। डीसीओ साहब भी अपना नंबर देकर टरका के चले गए। हमें तो पानी तक पीने का नहीं मिला। आपसे कहा गया कि अब यहाँ पर कुछ आपको मुरम्मत के लिए कुछ पैसे देंगे या कुछ मदद करेंगे, किसी ने कोई वादा किया? नहीं सर, किसी ने भी कोई वादा नहीं किया। तसल्लियाँ देकर वो अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके, टाइम ज़ाया करके फिर हमें एजी ऑफिस वालों के हवाले कर देंगे, किसी के हवाले कर देंगे। अगर कोई इमदाद होगी भी वो रिश्वतों में चली जाएगी। आखिर में हम जूते अपने टूटे हुए कंधे पे लेकर आ रहे होंगे सर। देखिए जी, ये मुतासरीन है नवा किली के, इन्होंने एक घर बनाए और ज़मीन ख़रीद के बनाई। अब कुछ लोग कह रहे हैं, हमारा भी वैसे गुमान यही था यहाँ आने से पहले कि भाई नदी के किनारे पर ये जगह बनाई गई है तो क्यों बनाई है, यहाँ तो बनानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन सवाल है कि फिर बनाने क्यों दी गई? इंतज़ामिया कहाँ थी जब ये लोग बना रहे थे? जो ज़मीन फ़रोख्त की जा रही थी तो फ़रोख्त क्यों करने दी जा रही थी? आज का प्रोग्राम तो मैं आपको कोयटा से, हन्ना उड़क से मैंने दिखाया है, नवा किली में गया। कल से मैं आपको जो प्रोग्राम दिखाऊंगा वो पशीन वाली साइड पर, किला अब्दुल्ला वाली साइड पर हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ सैलाब ने क्या तबाही मचाई है। ज़रा कोयटा से दूर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और जाकर देखेंगे कि सैलाब की तबाहकारियों से बलूचिस्तान का कोई हिस्सा महफूज भी है या नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान का दूसरा हिस्सा जो मैं आपको दिखा के आया हूँ, जिसमें सोबतपुर डूबा हुआ है, डेरा लायार डूबा हुआ है, डेरा मुराद जमाली डूबा हुआ है, औस्ता मोहम्मद डूबा हुआ है, सिब्बी के अतराफ में दरिया नाड़ी ने तबाही मचाई है, फिर पुल टूट गए हैं, पिंजरा पुल टूटा, बीबी नानी का पुल टूटा है, सड़कें बह गई हैं, नेशनल हाईवेज़ बह गई हैं। बलूचिस्तान का हाल बहुत बुरा है। और आज के प्रोग्राम में तो मैंने आपको हन्ना उड़क दिखाया, जहाँ पर बागात के बागात तबाह हो गए हैं सैलाब से, सेबों के बागात तबाह हो गए हैं, बस्तियाँ लुट गईं, गाड़ियाँ बह गईं, जो बिल्डिंग्स थी वो न सिर्फ बह गई बल्कि उनका निशान तक मिट गया, सड़कें टूट गई, गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो तबाही इतने बड़े पैमाने पर है। लेकिन अब सवाल ये है जिस पर मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब हुकूमत के पास ये इमदाद आएगा, जो कि आ रही है, दुनिया भर से फंड्स आ रहे हैं, तो वो कैसे खर्च होंगे, कहाँ खर्च होंगे,
कितनी जल्द तेज़ रफ्तारी के साथ खर्च होंगे, इन लोगों को रिलीफ कब मिलेगा, क्योंकि अभी तो लोगों के पास घरों को जाने के रास्ते मसदूद हो गए हैं, कई राब्ता सड़कें कट गई हैं, कई पुल बह गए हैं। तो ये कितना अरसा लगेगा बहाली में, और फिर क्या ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा नाकिस तामीरात होंगी कि जिसमें फिर कोई खुदा न खासा सैलाब आए और उनको बहा कर ले जाए। तो बहुत सारे सवाल इस वक्त लोगों के जहनों में हैं जो अपनी हुकूमत से पूछना चाहते हैं, लेकिन किस से पूछ रहे हैं? हुकूमत तो है ही नहीं, बलूचिस्तान की हुकूमत तो गायब है। अभी तक हमने कहीं पर बहाली का कोई काम देखा नहीं है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।